नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का आप यूटिलाइज कर लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। स्पेशल फोकस जो रहेगा यूपीएससी प्रीलिम्स और उसके साथ साथ किसी भी स्टेट की अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। वीडियो में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए आपका स्कोर क्या है। वीडियो में बने रहिए, बीच में कुछ और भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिसका आंसर आपको लास्ट में वीडियो के एंड में देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रोल ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। हमारी कंट्री में राम मनोहर लोहिया जी की कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और इस रिगार्डिंग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बोला जा रहा है ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP इन 1934। 1934 में कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, बनाई गई थी, उसके रिगार्डिंग में बोला जा रहा है उसमें ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है he was amongst the leader who got arrested during the launch of क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। 1942 में हमारी कंट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और उसे लॉन्च करने में इनको भी अरेस्ट किया गया था। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। राम मनोहर लोहिया जी को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि भी करेक्ट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत बोला जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब डिटेल में जानते हैं राम मनोहर लोहिया जी की कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो राम मनोहर लोहिया जी के बारे में यह है कि जब 1934 में कांग्रेस, जब हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था उसमें ये काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे और उसी के अंदर जो कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की गई थी 1934 में, ये उससे भी रिलेटेड है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था उनमें से राम मनोहर लोहिया जी भी थे। ये बात ठीक है कि ये उनमें से थे, लेकिन इन्हें 1942 में अरेस्ट नहीं किया गया था, बल्कि ये जो जेल हुई थी इनको, ये 1944 से लेकर के 1946, यानी कि आप ये बोल सकते हो 1944 टू 46 का जो टाइम पीरियड था उस दौरान ये जेल में रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट कैंपेन स्टार्ट करने की वजह से। और इनके बारे में एक ये भी फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जब हमारी कंट्री अंग्रेजों के अधीन गुलाम थी तो वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो 1939 टू 45 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि इंडियन पार्टिसिपेशन में। यानी कि वो ये कह रहे थे जब ये हमारी केयर नहीं करते, हमें गुलाम बना के रखा है, तो हमें इस वॉर में अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए, इसे वायलेट करना चाहिए। इसके बिल्कुल अपोजिट में ये खड़े हो गए थे। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नमत बसाई इनिशिएटिव के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नमत बसाई इनिशिएटिव। और आपके पास ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। इट इज फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज प्रोग्राम फॉर टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग। मदर टंग में यानी कि जो भी उनकी मातृभाषा है, जो भी उसकी लैंग्वेज है ट्राइबल पीपल की, ट्राइबल बच्चों की, उसमें उसे एजुकेशन प्रोवाइड करना इस नमत बिसाई स्कीम इनिशिएटिव का एक प्रोग्राम आप बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड ऑप्शन जो आपको दिया गया है इसमें आपसे बोला जा रहा है इट प्रोवाइड एक्सेस टू सेफ एंड एडुकेट वाटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी। यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी है उनको बिल्कुल सेफ और एडुकेट, मतलब अच्छी क्वांटिटी में भी और साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करना, ये उससे रिलेटेड है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटिंग इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एसटी कैटेगरी के जितने भी लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम आप इसे बोल सकते हैं ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू प्रोवाइड ई मार्केट प्लेस फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ ट्राइबल, यानी कि ट्राइबल के द्वारा जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं या कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम तैयार किया जाता है उनके लिए इसे ई मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना नमत बिसाई इनिशिएटिव का मेन टारगेट है। तो ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए। आपको ये बताना है कि नमत बिसाई इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो करेक्ट है, यानी कि ये जो इनिशिएटिव है जिसका नाम नमत बिसाई रखा गया है, नाम नमत बिसाई एक तरह का इनिशिएटिव है जिसमें टीचिंग पर फोकस किया जाता है ट्राइबल बच्चों को उनकी मदर टंग में। क्योंकि देखिए अगर मदर टंग में किसी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि भी चीज़ों को समझना। जब चीज़ें समझ में आने लग जाती है तो उनका मेंटल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये नमत बिसाई जो इनिशिएटिव है ये केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इनका ये मोटिव ये है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन का काम हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कंप्लीट करने का टारगेट जो रखा जाता है और इसे कंप्लीट किया जाता है उसके साथ इसे एसोसिएट कर दिया गया है। और इसमें मेन फोकस जो रखा गया है कि मदर टंग, यानी कि जो भी ट्राइबल बच्चे हैं उनको उसकी मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि जो वो घर पे बोलते हैं, जो घर में कम्युनिकेट करते हैं, उसी लैंग्वेज में जब वो सीखेंगे तो वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, डेली लाइफ से चीज़ों को ज़्यादा रिलेट करके अच्छे से उनकी क्वालिटी इनहेंसमेंट हो पाएगी एजुकेशन फील्ड में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। केरला स्टेट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, नाम है नमत बिसाई। अच्छा, इसके अलावा केरला गवर्नमेंट ने एक और क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम को ध्यान में रखते हुए एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा गया फर्स्ट बेल। और फर्स्ट बेल भी वहां पे जो 41 लाख स्टूडेंट है उस पे ऊपर ये इम्पैक्ट डालती है कि लॉकडाउन पीरियड में उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। यानी कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो उन्होंने एक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया फर्स्ट बेल, जो कि केरला गवर्नमेंट से रिलेटेड है ट्राइबल बच्चों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। दोनों ही फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट के बारे में बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, मतलब अभी एक दो दिन पहले ही रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत लेटेस्ट है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। और इसके रिगार्डिंग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि यूएनओ का एक ऑफिस है और उस ऑफिस का नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करती है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस रिपोर्ट को तैयार करती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द रिपोर्ट आल्सो कंसिडर द बायोलॉजिकल हैजार्ड एंड डिजास्टर रिलेटेड टू डिसीज रिलेटेड टू डिजास्टर, सॉरी करेक्शन कर लीजिए, वो सारे डिसीज जो किसी डिजास्टर की वजह से होते हैं या फिर बायोलॉजिकल हैजार्ड की वजह से होते हैं उसको भी इस रिपोर्ट के अंदर कंसीडर किया गया है, इसके अंदर रखा गया है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इस रिपोर्ट के बारे में ये आपको चूज करना है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली यानी कि आज जैसे 14 है, यानी कि 13 अक्टूबर 2013 को ही ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है, और इसको इस डेट इसलिए पब्लिश की गई है कि इस दिन यानी कि 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे भी इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वजह से ये लिस्ट या ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का जो काम आप बोल सकते हैं वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि जो आपको स्टेटमेंट 1 में दिया गया था जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर, उसके अंदर एक ऑफिस है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। और इसके अंदर जो जितने भी ये भी टारगेट, जितने भी वो सारी डिसीज, ठीक है, जो कि डिजास्टर से रिलेटेड है उस चीज को फोकस करती है। और जितने भी नेचुरल डिजास्टर जितने भी होते हैं हमारे अराउंड आसपास जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड ये डाटा कलेक्शन करती है और फिर कुछ प्रिडिक्शन करती है। और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 20 ईयर में जितने भी डिजास्टर होते हैं नेचुरल डिजास्टर, उसकी जो नंबर्स होंगे वो
ईयर्स के अंदर डबल हो जाएंगे, यानी कि आप जितने भी डिजास्टर इस टाइम हो रहे हैं उससे ज्यादा यानी कि 100% इंक्रीज हो जाएगा। और इसका बायोलॉजिकल हजार्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि ये बोल सकते हो बायोलॉजिकल हजार्ड से रिलेटेड जो डिसीज के बारे में सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा था वो बात गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भी इस स्कीम के तहत आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वाज लॉन्च with an objective to increase the demand of physical gold and increase the domestic saving। मतलब ये आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर गोल्ड की जो डिमांड है हमारे कंट्री के अंदर उसको इंक्रीज करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर डोमेस्टिक सेविंग की हैबिट डेवलप कर सके, ये ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, स्कीम को लॉन्च किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इन दिस स्कीम द गोल्ड बॉन्ड आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बोले या सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, बात एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरकीब को रिप्रेजेंट करते हुए आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। देखिए गोल्ड अलग चीज है, गोल्ड बॉन्ड अलग चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गोल्ड बॉन्ड इशू करती है इस स्कीम के तहत। तो ये दो स्टेटमेंट आपके लिए हो गए। अब दोनों स्टेटमेंट से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब आपको बताना है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम के तहत कौन सा इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट है। अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ वो करेक्ट है। यानी सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आरबीआई हमारी कंट्री में ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लीजिए या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोल लीजिए, एक ही बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमारी कंट्री में एक बॉन्ड इशू करती है और इस बॉन्ड का जो नाम है आप बोल सकते हैं गोल्ड बॉन्ड। यानी कि जो गोल्ड की जितनी भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इस बॉन्ड को इशू करती है आरबीआई, ताकि लोगों के अंदर जो सेविंग की हैबिट है उसे इनहेंस कर सके। इसके अंदर जो गोल्ड की फिजिकल गोल्ड की डिमांड को इंक्रीज करना नहीं है बल्कि उसे रिड्यूस करना है, ये मेन टारगेट है। लोगों को ये हैबिट डलवानी है जो गोल्ड की जितनी भी वैल्यू है, गोल्ड की जितनी भी वैल्यू है उस वैल्यू पर गवर्नमेंट क्या करती है भी एक बॉन्ड इशू करवाती है आरबीआई से। और फिर जब आरबीआई ये इशू कर देती है तो जब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो भी गोल्ड का प्राइस है, सपोज करिए कि अभी 2020 की मैं बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, 2020 की मैं बात करता हूं और अभी गोल्ड का प्राइस कुछ भी मान लीजिए 40,000 है, ठीक है, 40,000 इसका प्राइस है। अच्छा 2030 में जब इसका कॉस्ट मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं, 2030 ईयर है कि भाई ये टाइम पीरियड है, तब तक जो भी गोल्ड का कॉस्ट हो जाएगा, सपोज 40,000 की जगह ये 50,000 कॉस्ट हो जाता है। तो 50,000 अगर कॉस्ट हो जाता है तो 50,000 कॉस्ट के हिसाब से आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है बॉन्ड की वो इंक्रीज हो जाएगी, प्लस इंटरेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। यानी कि लोगों को गोल्ड परचेज करने की जगह उन्हें इस तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को एक तरह से मोटिवेशन देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था वो नवंबर 2015 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो करेक्ट आंसर जो है आपका ओनली सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि आरबीआई इसको इशू करने का काम करती है। ठीक है, और ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई इसमें गोल्ड के डिमांड को इंक्रीज करना नहीं बल्कि डिक्रीज करना मेन टारगेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेज 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नोबेल प्राइज अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, उसी में ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिला है, किस चीज के ऊपर मिला है, ये आपको बताना है। यानी कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए किनको मिला है उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अवॉर्डेड टू द पॉल मिलिंग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन। यानी कि ये दो कैंडिडेट है जिनके बारे में बोला जा रहा है कि पॉल मिलिंग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को यह अवार्ड दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1।
स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है इट इज अवॉर्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी को डेवलप करने की वजह से इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इट इज आल्सो नोन एज द सर्वियन रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक सर्विसेज, यानी कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में अच्छा काम करने के लिए इसे नोबेल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज के साथ साथ इसे एक और नाम से जाना जाता है, ये सर्वियन रिक्स बैंक प्राइज भी इसे बोला जाता है। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। ये 3 स्टेटमेंट हो गए, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में 1 2 3 यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। डी के अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अगर हम बात करें इस साल का यानी कि 2020 का नोबेल प्राइज की बात करें, वो भी इकोनॉमिक्स की फील्ड के लिए, तो इस बार इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज यानी कि इकोनॉमिक्स साइंसेज का नोबेल प्राइज जो दिया गया वो पॉल आर मिनग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। दोनों इस प्राइज मनी को 50% में शेयर करने वाले हैं। और ये जो प्राइस की अगर बात करें, हम इकोनॉमिक्स प्राइस की बात करें, एक नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइस को, ये 1968 में स्टैब्लिश किया गया था। यानी कि बाकी जो नोबेल प्राइज है वो तो पहले स्टार्ट हो गए थे, ये बाद में स्टार्ट हुए गए थे 1968 में। और ये जो स्टार्ट किया गया था वो 300 एनिवर्सरी इस बैंक की है, जिस ये जो आप बोल सकते हैं जो स्वीडिश बैंक है सर्वियन रिक्स बैंक, ये इस प्राइस को देती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर हमारा डी है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। विनर आपको समझ में आ गया कि दोनों विनर है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन, और दोनों इस प्राइज मनी को 50% शेयर करने वाले हैं। और दोनों ही जो बिलोंग करते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका से दोनों ये बिलोंग करते हैं। और इन्हें जो ये प्राइज मनी दी जा रही है या अवार्ड दिया जा रहा है, इस अवार्ड को इनको ऑक्शन थ्योरी यानी कि ऑक्शन के रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको कैसे इंटरेस्टिंग और इजिली बनाया जा सके, और कहने का मतलब ये ऑक्शन थ्योरी को डेवलप करने के लिए इन्हें ये प्राइज मनी दी जा रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन आपके लिए ये है कि भी नंबर 1 क्वेश्चन में तो आपको फर्स्ट टाइम नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज किसे मिला था ये बताना है। नंबर 2 में ये बताना है कि हमारी कंट्री से इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीतने वाले विनर कौन है। ठीक है, नोबेल ऑरिएट कौन है, आपको ये बताना है। तो ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, कमेंट करके बताइएगा कि भी इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रिवीजन करने के लिए जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है उसे देख करके कुछ और भी वीडियो देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।